हेलो 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 नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे 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 से सेशन के अंदर। क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आप सभी होंगे और बहुत ही अच्छी आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। क्या हालचाल है? एक बार फटाफट से फायर इमोजी भेज करके मुझे बता दीजिएगा कि मैं प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ आप सभी को। मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, यस या नो? हाँ जी। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो बच्चा, का हाल चाल? केसन बा भैया जी, केसन बा? क्या हाल चाल है आप सभी के? एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, एकदम बढ़िया। सर जी बढ़ियन बा। भैया जी केसन बा? सर जी बढ़ियन बा। सब कुछ बढ़िया है सर जी, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी, तो शुरू करेंगे हम हमारी आज के इस सेशन की बहुत 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 सारी प्यारी प्यारी बातें। ठीक है, आई होप सो कि जो लास्ट वाला लेक्चर था हमारा, इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो आपने कंप्लीटली देख लिया होगा और उसके नोट्स वगैरह जो है वो भी शानदार तरीके से आपने क्या कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। आज के इस सेशन की बात करें तो आज के इस सेशन के अंदर हमारे पास में कौन से टॉपिक्स निकल करके आने वाले हैं, कौन सी चीजें निकल करके आने वाली हैं। बेटा सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास में हमारा लघु बीजाणु जनन, या इसी को हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि जेनेसिस जो वर्ड है, जेनेसिस जो हमारा शब्द है, वो बायोलॉजी के अंदर जहां पर भी आएगा उसका मतलब, उसका मीनिंग सिर्फ सिंपल सा यही होता है, फॉर्मेशन। ठीक है ना, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, जेनेसिस बोल देते हैं। 11 का कब शुरू करोगे? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि 11 वाले जो बच्चे हैं वो भी फुली एक्साइटेड है। और यार पोल आज अपने पास में एक ही शुरू हुआ है क्या? हाँ, तो 11 वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटा जल्दी ही आपकी जो क्लास है वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। आई थिंक सो 15 तारीख जो है वो आपकी स्टार्ट डेट है। ठीक है ना, वैसे बताना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया। यस, तो टेंशन नहीं लेने का। मुझे पेज पर ब्लॉक कर दिया गया है। अगर भाई बेटा देखो, उसमें अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा वैसा इनअप्रोप्रिएट सा वर्ड रहता है तो अपने आप क्या हो जाता है, सिस्टम ब्लॉक कर देता है। ये एक अच्छा फीचर भी है। बट बाई चांस यदि आपने बिना किसी गलती के अगर हो गए हो तो देन ये कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के मुझे बता देना, देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसी के बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा पॉलन ग्रेन क्या होता है, परागकण के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओ माय गॉड, नीचे वाला जो टॉपिक है ये तो हम ऑलरेडी कल के वाले सेशन में क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। और माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके बारे में भी हम क्या कर चुके हैं, कल वाले सेशन के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के जो हमारे मुद्दे होने वाले हैं, आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, ये हमारे आज के इस सेशन के मेन 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 टॉप नोट क्या होने वाले हैं, टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है ना। सिर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं अभिनव जी, आराम कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा भैया, तबीयत पहले जरूरी होती है। हेल्थ इज वेल्थ। सर मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए। हाँ हाँ जी, क्लियर है। तो क्या बोलते हैं, शुरू करें हम? हेलो बेटा जी, प्रियांशु, चंदन भाई, प्रिया, गुड गुड मॉर्निंग। प्रिया गुड मॉर्निंग कहाँ से? प्रिया गुड इवनिंग चल रहा है अभी। ओके ओके मीनाक्षी, टेंशन ना लो, मैंने बता दिया आपको सॉल्यूशन। जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो इसी वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर देना, देन वहां पे फिर मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके ओके, चलिए। हाँ, एवरीथिंग इज ओके। शुरू करें हम हमारी आज की इस कहानी को, आज की इस बातें को। हेलो बेटा जी रितेश, क्या हालचाल? जहांगीर जी, ओ जहांगीर जी नहीं, ये तो साइमा है, ये तो साइमा है। हेलो साइमा, हाउ आर यू? साइमा, इस साल भी आपने नाम चेंज नहीं किया, गलत बात है ये तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो एप्लीकेशन पे भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एप्लीकेशन वाले भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनकी चेट्स भी दिखाई दे रही हैं, और यूट्यूब वाले भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार सी बातें हैं। चलिए, लास्ट के लेक्चर में बेटा जाते जाते एक छोटा सा डायग्राम हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है ना, लास्ट के लेक्चर में जाते जाते हमने एक छोटा सा क्या किया था, एक डायग्राम पढ़ा था। किसका डायग्राम पढ़ा था? तो हमने माइक्रोस्पोरेंजिया जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ये वाला डायग्राम मैंने आपको कल पूरा की पूरा एक्सप्लेन किया था। मैंने आपसे कहा था बेटा जी कि यहां पर हमें कुछ अलग अलग क्या देखने को मिलती है, दीवारें देखने को मिलती है। जैसे जो पहली दीवार थी जिसका नाम था हमारे पास में क्या, एपिडर्मिस। आज के सेशन की शुरुआत में मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए और फिर क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा।
बेच चेंज कराना है बेटा, आपको एक नंबर दे दिया गया है, ठीक है ना, तो आप उससे करा सकते हैं। ऐप पर क्लास नहीं चल रही है बेटा, ऐप पर क्लास चल रही है अंजलि जी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, ठीक है ना, तो थोड़ा रिफ्रेश कीजिएगा और जाइएगा, वहां पे क्लास आपको दिखेगी, ठीक है ना। ओके अंशिका जी, ओके, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिएगा अंशिका जी, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ऐप पर लाइव कैसे करें, जैसे ही आप बेच पर जाएंगे आपको स्टार्टिंग में ही बेटा दिखाई देगा, जैसे मैं मेरे फोन में दिखा देता हूं, मैं मेरे फोन में दिखा देता हूं, जैसे 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 फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसे ही हम जाएंगे कहां पर, अपनी एप्लीकेशन पर, कहां गए, एप्लीकेशन पर गए, एप्लीकेशन पर गए, एप्लीकेशन पर गए, हाँ जी जा रहे हैं जी, और एप्लीकेशन पर जैसे ही जाएंगे बेटा कुछ इस तरह से बेच खुलता हुआ दिखाई देगा, परिश्रम 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 बेच, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको ये क्लास दिखाई दे रही है जो कि बायोलॉजी की चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास हो गई थी, मैथ्स की क्लास भी हो गई थी, ठीक है ना। तो ये रही आपकी बायोलॉजी की, स्टार्टिंग में ही है, इसी के ऊपर क्लिक करें और आपको क्लास दिख जाएगी। ओके ब्रो, चलिए इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम जा भी रही है तो बेटा आपके पास में एक पर्सनल एक नंबर दे रखा है और IVR नंबर दे रखा है, तो आप वहां से भी पूछ सकते हैं, और एप्लीकेशन पर भी हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए ध्यान से सुनिएगा। लास्ट के लेक्चर में बेटा हमने डिस्कशन किया था कि ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसमें कुछ अलग अलग दीवारें होती हैं। पहली जो दीवार होती है इसके अंदर ये होती है हमारे पास में बाह्य त्वचा होती है, पहली जो हमारे पास में दीवार होती है ये बाह्य त्वचा होती है। जो दूसरी हमारे पास में दीवार होती है इसका नाम होता है क्या, एंडोथीशियम, या इसी को हम बोलते हैं ये क्या है, हमारी अंतःत्वचा थी, एंडोथीशियम, या इसी का नाम था क्या, अंतःत्वचा। एक हमारे पास में थी कौन सी वाली लेयर बेटा जी, मिडिल लेयर थी हमारे पास में, और लास्ट वाली जो हमारे पास में लेयर थी वो होती है कौन सी, टैपेटम। तो फर्स्ट वाली जो लेयर है वो होती है हमारी एपिडर्मिस, सेकेंड वाली जो लेयर होती है वो होती है क्या, एंडोथीशियम, थर्ड वाली लेयर की अगर हम बात करें तो वो होती है अपनी मिडिल लेयर, और जो फोर्थ वाली लेयर जो सबसे लास्ट वाली होती है इसका नाम होता है क्या, टैपेटम, ठीक है ना। थोड़ा 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 सा अटेंशन देना। यहां पर बेटा ये जो पूरा हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, चेट वाले बच्चों को थोड़ा सा शांत कर दिया जाए, ये जो पूरा की पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर बस इतना सा हिस्सा जो है वो हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। सिर्फ इतने से हिस्से के ऊपर हमने क्या किया, फोकस किया अपना माइक्रोस्कोप, और हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। जब जूम करके इस हिस्से को हमने देखा तो यहां की हर एक सेल हमें क्या हो रही है, प्रॉपरली दिखाई दे रही है। यहां की हर एक सेल हमें क्या हो रही है, प्रॉपरली दिखाई दे रही है, और हर एक लेयर हमें क्या दिख रही है, अच्छे से अब दिखाई दे रही है। जैसे सबसे बाहर वाली ये जो लेयर हमें दिखाई दे रही है इसका नाम हमने रखा है क्या है, ये एपिडर्मिस है। क्या नाम रखा था, एपिडर्मिस रखा था। और इस एपिडर्मिस को जब हम देख रहे हैं बेटा, आप जब देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सिंगल सेल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, सिंगल सेल लेयर्ड हमारे पास में होती है कौन, बाह्य त्वचा। सिंगल सेल लेयर्ड का मतलब क्या है, ये जो एक कोशिकाओं की जो एक सिंगल सी पट्टी हमें दिखाई दे रही है, ये जो सिंगल सी पट्टी हमें दिखाई दे रही है यही क्या है, अपनी एपिडर्मिस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो चलिए, अपनी सिंगल सेल लेयर हमारी हो चलिए, सॉरी तुम लोग तो हिंदी वाले हो ना तुम लोग तो, ठीक है ना मैं भूल गया था, इससे पहले इंग्लिश में पढ़ा रहा था, इंग्लिश बेस में, तो भूल गया कि तुम लोग तो हिंदी वाले हो। हाँ जी सुनना जरा ध्यान से ये क्या हो गई अपने पास में बेटा, एक कोशिका से स्तरित, एक कोशिका स्तरित हमारे पास में क्या हो गई है बेटा, ये भित्ति हो चलिए, दीवार अपनी हो चलिए, ठीक है ना, भित्ति अपनी दीवार हो चलिए। इसके बाद वाली जो लेयर होती है वो होती है अपने पास में कौन सी, एंडोथीशियम। कौन सी वाली, एंडोथीशियम हमारे पास में हो चलिए। एंडोथीशियम भी बेटा कैसी होती है, एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक कोशिका स्तरित हमारे पास में होती है। ये भी कैसी होती है, एक कोशिका स्तरित भित्ति हमारे पास में देखने को मिल रही है। एक कोशिका स्तरित हमारे पास में क्या हो गई है, भित्ति देखने को मिल रही है। लेकिन मिडिल लेयर को यदि आप देखोगे तो मिडिल लेयर के साथ में ऐसा नहीं है। पहली वाली जो सिंगल ये लेयर थी वो किसकी, अपनी एपिडर्मिस की। उसके बाद वाली ये जो लेयर है वो किसकी, अपनी एंडोथीशियम की है।
मिडिल लेयर के साथ में ऐसा नहीं होता। मिडिल लेयर में आपको 2 से लेकर 3 आपको क्या देखने को मिलेगी, लेयर देखने को मिलेगी। देख लो, मिडिल लेयर को 2 जगह उन्होंने बता रखा है, एक जो एरो जा रहा है यहां पर और एक एरो जा रहा है यहां पर। तो जो मिडिल लेयर होती है वो 2 से लेकर के 3 स्तरित, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, 2 से 3 कोशिका स्तरित भित्ति हमारे पास में होती है। 2 से 3 कोशिका स्तरित हमारे पास में क्या होती है, ये भित्ति देखने को मिलती है। ये बात जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये वाली बात जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो लेयर होती है इसका नाम क्या होता है, टैपेटम। टैपेटम इसका हमारे पास में क्या होता है, नाम होता है। और इसका काम क्या होता है, तो आप खुद जानते हैं कि सर जी इसका काम जो होता है वो होता है क्या, न्यूट्रिशन देना, पोषण प्रदान करना। किसको, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना, पराग कणों को पोषण प्रदान करना, ये इसका काम होता है, ठीक है ना। हाँ जी बेटा राहुल, क्लियर है बेटा, कहानी समझ में आ गई है, कहानी इतनी समझ में आ गई। एक बड़ी स्पेशल सी बात जो हमारे पास में निकल करके आती है कि इस टैपेटम के जस्ट अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है ना, टैपेटम के जस्ट अंदर वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से के अंदर कुछ बड़े ही स्पेशल प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। स्पेशल टाइप की सेल्स का हमारे पास में क्या होता है, समूह होता है, ठीक है ना। अवधेश बेटा जी, एप्लीकेशन पर आपको डाटा सेविंग का मोड दिया हुआ है, आप उसको ऑन करेंगे तो आपका डाटा बचेगा। चलो यहां पर देखना, यहां पर स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास में क्या देखने को मिल रही है, सेल देखने को मिल रही है इस वाले हिस्से में। यहां पर भी इस वाले हिस्से में क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है। यहां पर भी क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है। यहां पर भी क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है। ये 4 ऐसे गोले हैं, 4 ऐसी जगह है जहां पर हमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल देखने को मिल रही है। और इन सेल्स का जो पूरा ग्रुप होता है, हिंदी का फिगर लगाओ। अरे विकेश भैया जी, विकास भैया जी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझा दे रहे हैं, तो जो प्यारे बच्चे हैं उन्हें ना तो इसमें प्रॉब्लम आएगी ना ही हिंदी वाले में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी सी बातों में, इतनी छोटी छोटी सी चीजों में हैम्पर ना हुआ करो मेरे लाल विकेश भाई, क्योंकि हिंदी के साथ इंग्लिश भी तुम्हें शब्द जो है वो मैं सिखा रहा हूं। तो कहीं अगर एक आध जगह में ये चीज दिखा देता हूं तो उसमें इतना हैम्पर नहीं होना चाहिए। और वैसे मैंने लिखा भी है बाहत वचा। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास में क्या हो गए, टिश्यू हो गए। ये जो स्पेशल तरह के जो टिश्यू होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, इसका मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में इसे हम नाम दे देते हैं क्या, बीजाणुजन ऊतक। क्या नाम दे देते हैं, बीजाणुजन ऊतक हमारे पास में इनका नाम होता है हिंदी में, ठीक है ना। ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या नाम हो गया इनका, बीजाणु जन ऊतक हमारे पास में नाम हो गया है। या इन्हीं को मैंने क्या कहा है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हमारे पास में हो गए। स्पोरोजिनस हमारे पास में क्या हो गए हैं, टिश्यू हो चले। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे ऊतक हैं जो कि स्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जो स्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर का या मेगा स्पोर, किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजिनस टिश्यू को बेटा, इसी को बेटा हम आगे जाकर के एक और भी नाम दे सकते हैं। इसी का हमारे पास में नाम हो सकता है क्या, लघु बीजाणु। इसकी जो कोशिकाएं होती है इन्हीं का हमारे पास में नाम होता है क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमारे पास में नाम होता है, ठीक है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, तो इसकी जो सेल होती है इसकी सेल्स को हम नाम दे देते हैं क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बेटा विकेश जी, देखो विकेश भाई एक चीज मैं बता दूं, आप की जो टर्मिनोलॉजी है ना थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, बुरा लगेगा। मुझे पता है कि कौन सा बैच कौन से बच्चे के लिए है, आई नो दैट वेरी वेल बेटा जी। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी साथ में लेकर के चलता हूँ, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। और
मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्हें ये आइडिया है, उन्हें ये पता है कि हाँ जी सर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो थोड़े बहुत जो वर्ड होते हैं ना, ये इंग्लिश वाले, वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम हो वहां पर भी ये शब्द यूज हो सकते हैं, आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये शब्द नहीं आएंगे, वहां पर भी ये शब्द आ सकते हैं। चलो, तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमारे पास में ये हो चली, या फिर इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी का हमारे पास पे नाम हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, हमारे पास पे नाम हो चला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारे पास में हो चला है। क्लियर है। अब होता यह है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से ये जो कोशिका है बेटा, ये 4 नई कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इसकी वजह से ये 4 नई कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहां पर क्या हुआ है, 4 नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जो नई 4 कोशिका बनी है, उन 4 नई कोशिकाओं को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, लघु बीजाणु। उनका नाम हमारे पास में हो जाता है क्या, लघु बीजाणु। तो यहां पर हमारे पास में बन चुके हैं क्या, 4 लघु बीजाणु बन चुके हैं। लघु बीजाणु हमारे पास में क्या हो चले, 4 बन चुके। इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोस्पोर नाम दे देते हैं। इन्हीं का हमारे पास में नाम होता है क्या, माइक्रोस्पोर। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को मेरे लाल जी हम नाम दे देते हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। इसी का हमारे पास में नाम होता है लघु बीजाणु जनन, इसका हमारे पास में नाम होता है, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका हमारे पास में नाम होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस का हम नाम रख देते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई, फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज करके मेरी बात बताओ, मीनिंग समझ में आ गई है क्या? ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होना, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। यस, मुझे भी नाम चेंज करना है, नाम चेंज करना चाहिए ना, गलत नाम रख दिया भाई साहब। साइमा वो 11th में भी मतलब अवध बेश में थी, और देन उसका नाम जो वहां पे था वो भी गलत, मतलब गलत ही था, शायद से फादर का या फिर फैमिली मेंबर्स का नाम था, ठीक है। यस, क्लियर है, ऑल क्लियर सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात ये है, बात ये निकल करके आ रही है बेटा जी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, वो कहां पर होती है, लघु बीजाणु धानी के अंदर होती है। कहां पर होती है, लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर लघु बीजाणु जनन होता है। यहीं पर क्या होता है, लघु बीजाणु जनन होता है। यहीं पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, लघु बीजाणु जनन देखने को मिल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी में होती है, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, इस बात को ध्यान रखना, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी में होती है। कहां पर होती है, लघु बीजाणु धानी में होती है। लघु बीजाणु धानी में होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी में हमें देखने को मिलता है क्या, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी ही स्पेशल सी ये प्रोसेस है, और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो होती कैसे है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, होता ये है कि जब कोई भी फ्लावर एक इनिशियल स्टेज में
एक स्टार्टिंग वाली फेज में जब कोई फ्लावर बना है, स्टार्टिंग वाली फेज के अंदर जब कोई फ्लावर बना है बेटा, तो एकदम वो क्या है, अभी इमेच्योर है। इमेच्योर मतलब वो अभी परिपक्व नहीं है, अभी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। तो जब भी एक पूरा की पूरा फ्लावर बनना स्टार्ट हुआ है, जब भी एक पूरा की पूरा फ्लावर बनना स्टार्ट हुआ है, उसके स्टेमेन के अंदर, उसके स्टेमेन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है हमें? एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर दिखाई देती है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जो स्टेमेन होता है, जो एंथर होता है, इसके अंदर 4 लेयर होती है। एक तो एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम होती है। 4 होती है, लेकिन वो 4 लेयर आपको कब दिखाई देगी? जब वो एकदम मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर इन द सेंस वो परिपक्व हो जाएगा, प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा, तब आपको कितनी लेयर देखने को मिलेगी? 4 लेयर देखने को मिलेगी। पर स्टार्टिंग में जब पूरा की पूरा फ्लावर स्टार्टिंग की फेज में प्रेजेंट है, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तब की सिचुएशन की बात करें तो यहां हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल हमें क्या दिखाई दे रही है? लेयर दिखाई दे रही है। किसकी? एपिडर्मिस की। तो एक सिंगल हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? लेयर प्रेजेंट है। किसकी? एपिडर्मिस की। डायग्राम साथ साथ में बनाना है, मैं अभी बता दे रहा हूं। डायग्राम साथ साथ में बनाना है, ये मैं अभी बता दे रहा हूं। ये सिंगल सी हमें क्या दिखाई दे रही है? एक लेयर दिखाई दे रही है। किसकी लेयर है? ये हमारे पास में एपिडर्मिस की लेयर है। और इस पूरे के पूरे एपिडर्मिस की लेयर के अंदर, इस पूरे की पूरी एपिडर्मिस की लेयर के अंदर बहुत सारी क्या पड़ी हुई है? कोशिकाएं पड़ी हुई है। बहुत सारी क्या पड़ी हुई है? कोशिकाएं, सेल्स पड़ी हुई है। बहुत सारी हमारे पास में कौन पड़ी हुई है? सेल्स पड़ी हुई है। कहां पर? इस एपिडर्मिस के जस्ट अंदर के साइड में, इस एपिडर्मिस के जस्ट अंदर के साइड में। तो जब अंदर की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ी हुई है? सेल्स पड़ी हुई है। बहुत सारी इसके अंदर सेल्स पड़ी हुई है। और कोई लेयर, कोई दीवार दिखाई दे रही है क्या? नहीं। आपने जो भी दीवारों के नाम पढ़ लिए हैं अभी, जैसे आपने पढ़ लिया है अंतः भित्ति, आपने पढ़ लिया है मध्य स्तर, आपने पढ़ लिया है टेपिटम, वो कोई सी भी दीवार अभी इसके अंदर बनी हुई दिखाई नहीं देगी। नहीं, स्टार्टिंग की फेज में कोई सी भी दीवार नहीं दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देगी यहां पे क्या? एपिडर्मिस। और क्या दिखाई दे रहा है यहां पे? यहां पे कुछ कोशिकाएं हमें पड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई इतनी? बोलो भाई, इतनी बात मेरी समझ में आ गई है? यस या नो? ये जो कोशिकाएं आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं को हम बोल सकते हैं कि ये कौन है? ये स्पोरोजिनस सेल है। ये कौन है हमारे पास में? स्पोरोजिनस सेल है। या फिर इन्हीं का एक और नाम होता है, इन्हीं को हम बोल देते हैं ये हाइपोडर्मल सेल हो। चलिए, क्या हो? चलिए, ये हाइपोडर्मल सेल हमारे पास में हो। चलिए, हाइपोडर्मल क्यों कहा? क्योंकि ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे के साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है क्या? हाइपोडर्मल। बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रही है? एक सिंगल सी दीवार। बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रही है? एक सिंगल सी दीवार। उस दीवार का नाम क्या है हमारे पास में? एपिडर्मिस हमारे पास में दीवार का नाम हो गया है। हिंदी में लिख देता हूं, ये बाह्य त्वचा हमारे पास में हो चला है। वाह है त्वचा हमारे पास में इसका नाम हो चला है। ठीक है ना? बाह्य त्वचा इसका हमारे पास में क्या हो गया है? नाम हो चला है। ठीक है ना? इसी के जस्ट नीचे यहां पर क्या पड़ी हुई है? कोशिका पड़ी हुई है। कोशिका का नाम हमने लिख दिया हाइपोडर्मल सेल, या इसी का हमने नाम रख दिया ये अधस्तरीय कोशिका हो। चलिए, क्या हो? चलिए, अधस्तरीय हमारे पास में कोशिका हो। चलिए, अधस्तरीय कोशिका, इसी का क्या नाम रख दिया बेटा जी? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल इसका हमने नाम रख दिया। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? यस या नो? फटाफट से बताओ, इतनी बात क्लियर है? बहुत स्टार्टिंग से समझना, बहुत एकदम ध्यान से समझना। पूरी की पूरी जो प्रोसेस है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, वो यहीं से क्या होती है? शुरुआत होती है उसकी। सबसे पहली जो चीज मैंने आपसे कही, मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में, स्टार्टिंग के समय में, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में मैं लिख रहा हूं, प्रारंभिक अवस्था में
परागकोश में केवल, ठीक है ना, परागकोश में केवल एक भित्ति उपस्थित होती है, एक भित्ति बाह्य त्वचा उपस्थित होती है, बाह्य त्वचा उपस्थित होती है, ठीक है ना, क्लियर है। स्टार्टिंग की फेज के अंदर, बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा की पूरा जो हमारा स्टार्टिंग का परागकोश है, इसके अंदर ये जो सेल पड़ी हुई है जिसे हमने नाम दिया है क्या, हाइपोडर्मल सेल। इस हाइपोडर्मल सेल के अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है। हाइपोडर्मल सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। क्या चेंज होता है, तो इसका जो साइज होता है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो हाइपोडर्मल सेल थी, उस हाइपोडर्मल सेल का जो साइज है वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। जैसे ही हाइपोडर्मल सेल का साइज इंक्रीज होने लगा है, इस हाइपोडर्मल सेल का, इस अधस्तरीय कोशिका का नाम अब क्या हो जाएगा बेटा जी, चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कोई एक यहां पर इधर वाले हिस्से के अंदर कोई एक हाइपोडर्मल जो सेल होगी उसका साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। इधर की साइड भी हाइपोडर्मल सेल में से किसी एक हाइपोडर्मल सेल का साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। इधर भी हाइपोडर्मल सेल में से किसी एक सेल का साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। इधर भी सेम एज इट इज प्रोसेस हो रही है, किसी एक का साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। तो किसी एक जो कोशिका है उसका साइज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। जैसे ही हाइपोडर्मल कोशिका का साइज इनलार्ज हुआ, उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाइपोडर्मल सेल का साइज, उसका जो आकार है उसमें चेंज होने की वजह से उसका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया। क्लियर है, ठीक है ना। सर साइज में क्या चेंज हुआ, तो बेटा उसका जो कोशिका द्रव्य था, उसका जो साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा क्या हो गया, उसका बढ़ गया। कोशिका द्रव्य में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो गया। बस एक आधी सेल के अंदर ही क्या हुआ है, चेंज हुआ। बाकी तो कोशिकाएं जो है वो आसपास की ऐसे ही पड़ी हुई है। बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो आसपास की सेम एज इट इज जैसे पहले थी वैसे ही क्या है, पड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। वैसे ही हमें पड़ी हुई देखने को मिल रही है, ठीक है ना। जिस हाइपोडर्मल सेल का साइज चेंज हुआ, उस हाइपोडर्मल सेल का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब उसका नाम हम रख देते हैं प्रप्रसू कोशिका। क्या नाम रख देते हैं, प्रप्रसू कोशिका, या फिर उसी को हम बोल देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। प्रप्रसू कोशिका हमारे पास में उसका नाम हो गया है, या इसी को हमने नाम रख दिया है, इसी का हमने नाम रख दिया है, क्या है ये, आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल हमारे पास में हो चली, ठीक है ना। आर्कीस्पोरियल सेल इसका हमारे पास में नाम हो चला। चेंज होता हुआ जा रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, उसके अंदर चेंज हो रहा है। अब होता यह है कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल जो कि यहां पर बनी है, इस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर एक सिंपल सा डिवीजन होता है। एक सिंपल सा क्या होता है, डिवीजन होता है। और ये दो अलग अलग हिस्सों में ये सेल क्या हो जाती है, डिवाइड होती है। आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर एक सिंपल सा सिंगल सा डिवीजन हुआ, और उस डिवीजन की वजह से आर्कीस्पोरियल सेल दो अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या हो चली है, बट चुकी है। मतलब इसी एक आर्कीस्पोरियल सेल ने दो रूप में, दो अलग अलग भागों में क्या कर लिया है, डिवीजन कर लिया है। दो अलग अलग भागों में क्या कर लिया, उसने डिवीजन कर लिया है। देखते हुए जाना, डायग्राम जो है वो चेंज होता हुआ जा रहा है, इसको जरा ध्यान से देखते हुए जाना। देखो भाई, ठीक है। आर्कीस्पोरियल सेल थी, प्रप्रसू कोशिका थी। प्रप्रसू कोशिका के अंदर डिवीजन हुआ, प्रप्रसू कोशिका क्या हो गई है, चेंज हो गई है। दो अलग अलग नए फॉर्म में, नए स्ट्रक्चर, दो नई सेल के फॉर्म में ये क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहली तो ये वाले कलर की मैंने सेल बना दी है, और सेम एज इट इज हमारे पास में एक दूसरी कोशिका आ गई है यहां पर, ये वाली, ठीक है ना। दो तरह की हमारे पास में क्या आ गई है, कोशिकाएं हमें देखने को मिल गई है। दो तरह की हमारे पास में क्या आ गई है, कोशिकाएं आ गई। हर हिस्से की तरफ,
हर हिस्से की तरफ हमें यही देखने को मिल रहा है कि आर्कीस्पोरियल सेल क्या हुई है, डिवाइड हुई है और उसने क्या कर दिया है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। क्या देखने को मिला था, एक विभाजन। कौन सा विभाजन, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन हमें देखने को मिला किसमें, आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर, प्रपशु कोशिका के अंदर। इसकी वजह से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जो बाहर वाली कोशिका है, बाहर वाली जो सेल है, एक तो ये, और एक है हमारे पास में कहा अंदर वाली सेल। बाहर वाली जो कोशिका होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं ये प्राइमरी पैराइटल सेल है, या फिर इसी को हिंदी में हम बोल देते हैं, ये हो चलिए क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका हमारे पास में इसका नाम हो चला है, प्राइमरी पैराइटल सेल इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है ना। दूसरी बात, अंदर वाली जो कोशिका है इसका नाम हो जाता है क्या, प्राथमिक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका इसका हमारे पास में नाम हो चला है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इसका हमारे पास में क्या हो गया है, नाम हो गया। याद रहेगा, बोलो भैया, याद रहेगा। इसका नाम क्या रखा मैंने, प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी पेराइटल सेल। पेराइटल सेल हमारे पास में हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई, तो ये हो गई हमारे पास में प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस सेल हमारे पास में हो चलिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दोनों की दोनों कोशिका बड़ी स्पेशल सी सेल होती है और दोनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है ना, दोनों का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्या काम होता है, जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, वो इस पूरे के पूरे पराग कोश के अंदर दीवारों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। उसका काम ही होता है वॉल फॉर्मेशन। ठीक है ना, प्राइमरी पेराइटल सेल को काम दे दिया गया कि आप क्या करोगे, आप दीवारों का फॉर्मेशन करोगे। एपिडर्मिस तो पहले से बनी हुई है, इस एपिडर्मिस के बाद में आप क्या करोगे, एंडोथीशियम को बनाओगे, मिडिल लेयर को बनाओगे, मतलब अंतः भित्ति को बनाओगे, और किसको बनाओगे, अंतः भित्ति को बनाओगे, और किसे बनाओगे, तो मध्य परत को आप बनाओगे। ये काम किसको दे दिया गया है, इस प्राइमरी पेराइटल सेल को काम दे दिया गया। प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करने लगी है, यहां पर दीवारों का निर्माण करने लगी है, दीवारों का फॉर्मेशन करने लगी है। तो यहां पर अब बन गई है कौन, एंडोथीशियम बन गई है, आपकी अंतः भित्ति का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो चला है। यहां पर एक नई दीवार बन गई है, नाम हो गया उसका क्या, अंतः भित्ति। ठीक है ना, अंतः भित्ति का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। इसी के बाद में यहां पर आपकी जो मध्य परत थी, जो मिडिल लेयर थी, उसका भी क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, उसका भी निर्माण हो गया। यहां पर बन गई है कौन, मध्य परत। मध्य परत क्या हो गई है, यहां पे बन गई है, उसका निर्माण होने लगा है। तो मिडिल लेयर का भी क्या हो चला है, फॉर्मेशन हो गया। और ये जो काम है वो किसने किया, ये प्राइमरी पेराइटल सेल ने किया, प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने किया। कैसे किया, वो बार बार विभाजित हो रही है, और विभाजित होकर के क्या कर रही है, दीवारों का निर्माण कर रही है। जो नीचे वाली सेल है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अपने अंदर चेंज लेकर के आती है, और इसी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का अब नाम हो जाता है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी का नाम हो जाता है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है ना। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने अब अपने अंदर क्या किया, चेंज किया, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, चेंज करके अब हमने इसका नाम रख दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका हमारे पास में नाम हो चला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारे पास में नाम हो चला है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल अब यहां पर अंदर के साइड में बेटा क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करेगी, माइक्रोस्पोर का, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। माइक्रोस्पोर का या लघु बीजाणुओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है ना। तो यहां पर इस पराग कोश के अंदर, इस पराग कोश के अंदर उपस्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने अब
अपना रियल जो काम था वो चालू किया और माइक्रोस्पोर का क्या करवा दिया, इसने फॉर्मेशन कर दिया। दीवार जितनी भी बननी थी सारी की सारी दीवार बन चुकी, और इन दीवारों के साथ में जो हमें बनता हुआ दिखाई दिया वो क्या था, माइक्रोस्पोर। तो यहां पर अंदर के साइड एक सर्कल, एक गोले के फॉर्म में बहुत सारे क्या बनने लगेंगे, यहां पर माइक्रोस्पोर बनने लगेंगे। माइक्रोस्पोर किससे बन रहे हैं, तो आपकी ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बहुत सारे क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। कैसे बने, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहां पर क्या बनने लगे हैं, माइक्रोस्पोर बनने लगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहां पर क्या हो गया, बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। इस पूरी की पूरी स्टेप में लास्ट में जाकर के हमारे पास में माइक्रोस्पोर हमें मिलते हैं बहुत सारे, और इस वजह से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का नाम हम रख देते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन हमारे पास में इसका नाम हो जाता है, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन इसका हमारे पास में क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। क्लियर, ये कौन सी कोशिका थी हमारी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमारे पास में ये हो चलिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर 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 क्लियर, कहानी समझ में आ रही है इतनी। पहले क्या था, स्टार्टिंग में सिर्फ बाह्य त्वचा और कुछ सेल्स पड़ी हुई थी, हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल के साइज में इंक्रीज हुआ, उसने चेंज किया, कोशिका द्रव्य को बढ़ाया, उसका नाम क्या हो गया, आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ, पेरिक्लिनल परिणत विभाजन, इस पे क्या हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनली क्या हुई, डिवाइड हुई। और जैसे ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई, एक का नाम हमने बाहर वाली का नाम रख दिया प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर वाली का नाम रख दिया प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उसमें चेंज हुआ, इस वजह से उसका नाम बाद में पड़ गया है क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका उसका नाम पड़ेगा। और इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, इसकी वजह से किसका निर्माण हो गया है, लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। और इस पूरी प्रोसेस को हमने लघु बीजाणु जनन नाम दिया, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए भैया, बताइए बताइए, जल्दी से फायर इमोजी भेज करके बताइए, ठीक है ना। सर जी इतना डीप में मत जाइए, अरे भैया ये डीप नहीं है, अरे ये डीप नहीं है, सवाल पूछा जाएगा आपसे अरे बच्चा कहाँ क्या है भैया, ये सवाल पूछा गया था 2023 में, 2023 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन को समझाइए। अब लघु बीजाणु जनन को कैसे समझाओगे भैया, अगर ये सोच लोगे कि डीप में नहीं जाना है हमें, हमें तो ऊपर ही ऊपर, अरे तो भैया कैसे लिख करके आओगे इसका आंसर, आंसर में क्या लिख रहे। ऐसा नहीं है कि भैया अपने मन से पढ़ा दिया, 2023 में सवाल आया हुआ है, 2023 के अंदर, तो डीप का होवे भैया, 12वीं कक्षा का अंदर पढ़ रहे हो भैया, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, और अगर इतना अगर ये डीप हो गया कैसे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ जी क्लियर है, बात समझ में आ गई है। क्या कहा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या कहा मैंने आपसे कहा कि भाई जो इनिशियल स्टेज होती है, जब एकदम स्टार्टिंग वाला हमारा पराग कोश होता है, उस इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पर सिर्फ बाह्य त्वचा होती है और कुछ भी नहीं होता, और कुछ कोशिकाएं यहाँ पे पड़ी हुई होती है। इस बाह्य त्वचा के नीचे की जो सेल होती है उसका नाम होता है हाइपोडर्मल सेल। इस हाइपोडर्मल सेल के अंदर साइज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, आकार इसका बढ़ा, इस वजह से इसका नाम हो गया है क्या, प्रप्रसू कोशिका, आर्कीस्पोरियल सेल। इसी के अंदर क्या हुआ, परिणत विभाजन हुआ, और परिणत विभाजन के कारण दो अलग अलग सेल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। बाहर वाली का नाम था प्राइमरी पेराइटल सेल, अंदर वाली का नाम था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का काम होता है स्पोर का, लघु बीजाणु का निर्माण करना, और पेराइटल सेल का काम होता है दीवारों का निर्माण करना, दीवारों का निर्माण करना। ये हमें देखने को इसमें मिलता है। जब पेराइटल सेल को मौका मिला तो उसने बाहर के साइड में अलग अलग दीवार बना दी, मध्य भित्ति और अपनी जो अंतः भित्ति उसका निर्माण कर दिया। हमारी जो स्पोरोजिनस सेल थी, बीजाणुजन कोशिका थी, उसमें डिफरेंशिएशन, उसका बदलाव हुआ, और वो क्या कहलाने लगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर के क्या बनाती है, लघु बीजाणु का निर्माण करती है। क्लियर है, क्या बोलते हो।
अरे भैया, बड़ी एकदम खतरनाक वाली बात कर दी यार तुमने तो। अरे सर जी इतना डिटेल में मत पढ़ाइए, और डिटेल में मत पढ़ाइए, सवाल छूट जाने दीजिए। सर जी सवाल छूटेगा वो चलता है, डिटेल में नहीं जानेगा सर जी, डिटेल में नहीं जानेगा। एक बार जरा ध्यान से सुनना। ओवरऑल मैंने आपसे क्या किया ओवरऑल मैंने आपसे क्या कहा कि जो इनिशियल स्टेज का हमारे पास में क्या होता है, हमारा पराग कोश होता है। इनिशियल स्टेज का जो हमारा पराग कोश होता है उसके अंदर कौन सी कोशिका थी, हमारी हाइपोडर्मल सेल थी। अरे हाँ कि ना, कौन सी सेल थी, हमारी हाइपोडर्मल सेल थी। इसी को हमने शुद्ध हिंदी में हमने क्या कहा, अंतःस्तरीय कोशिका। ठीक है ना, अंतःस्तरीय हमारे पास में ये क्या है, कोशिका है। इस हाइपोडर्मल सेल के अंदर क्या देखा हमने, हमने देखा कि हाइपोडर्मल सेल का कोशिका द्रव्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैंने यहां पे लिख दिया कोशिका द्रव्य क्या हो चला है, बढ़ चुका है। कोशिका द्रव्य बढ़ गया और इसका आकार भी क्या हो चला है, बढ़ चुका है। ये मैंने आपसे कहा था। ठीक है, जैसे ही ऐसा हुआ तो अब इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया, प्रप्रसु कोशिका, इसका हमने नाम रख दिया। अच्छी बात है सर जी। प्रप्रसु कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल, इसका हमने नाम रख दिया। आर्की स्पोरियल सेल, इसका हमने नाम रख दिया। इसी आर्की स्पोरियल सेल के अंदर, इसी आर्की स्पोरियल सेल के अंदर एक डिवीजन हुआ, एक विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ, परिणत विभाजन हुआ। ये कैसा विभाजन होता है, तो बेटा इसमें कोशिका जो होती है वो दो अलग अलग भागों में क्या हो रही है, बट रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है ना। कौन सा विभाजन दिखाया हमने, हमने कहा कि यहाँ पे परिणत विभाजन हो गया। परिणत, हमने तो बस समसूत्री अर्धसूत्री सुना है, ये भी एक होता है परिणत। इसमें दो भागों में क्या हो रही है, कोशिका बट रही है बस, और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। कितनी कोशिकाएं बन रही है, तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। कौन कौन सी दो कोशिकाएं बन रही है, पहली वाली जो हमारे पास में बनी वो थी कौन सी बेटा, प्राथमिक पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल, या इसी को मैंने कहा ये पहली हमारे पास में प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है ना, प्राइमरी पेराइटल सेल हमारे पास में हो चलिए। क्लियर है। ये प्राइमरी जो पेराइटल सेल है इसका काम होता है, ये आगे जाकर के क्या करती है, तो ये वॉल फॉर्मेशन करती है, मतलब भित्ति निर्माण का कार्य करती है। भित्ति निर्माण का कार्य करती है। इसका काम होता है क्या, भित्ति निर्माण का कार्य करना। ठीक है ना, तो इसका काम हो गया भित्ति निर्माण का कार्य करना। अच्छी बात है। जो दूसरी सेल हमारे पास में बनी थी उसका नाम हमने रखा था क्या, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका हमारे पास में नाम था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल हमारे पास में नाम था, स्पोरोजेनस सेल हमारे पास में इसका नाम था। क्लियर। ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो कि बनी है, इस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का क्या होता है बेटा, विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। सर जी विभेदन का मतलब क्या होता है, विभेदन का सीधा सिंपल सा मतलब ये हो गया कि वो मैच्योर हो गई। जैसे आप एकदम छोटे से चिकले से थे, मतलब छोटे से बच्चे थे, उस समय आपको मैच्योरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि भविष्य में आपको क्या काम करना है, क्या आपका एम है, क्या आपका उद्देश्य है। बट आज के समय में आपको अपना उद्देश्य पता है कि भाई हमें तो आगे जाकर के ये बनना है। तो पहले आपको मैच्योरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ, लेकिन आज आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका जन्म ये चीज करने के लिए हुआ, ये डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हुआ। ठीक इसी तरह से पहले जब ये कोशिका थी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, तो इस कोशिका को पता नहीं था कि उसका काम क्या है, आखिर वो जिंदगी में क्यों आई है, इस दुनिया में क्यों आई है। लेकिन कुछ समय के पश्चात उसको पता चला कि उसका जो भविष्य है, उसका जो निर्माण है वो किस लिए हुआ है, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण करने के लिए हुआ है। तो जैसे ही उस कोशिका को पता चल गया कि भैया मेरा तो निर्माण इसलिए हुआ है, उसे अपना काम पता चल गया, जैसे ही उसको अपना काम पता चल गया वैसे ही हमने उसका नाम क्या कर दिया, अब चेंज कर दिया। हमने कहा बेटा अब तुम बड़े हो चले हो, तुम अब क्या हो गए हो, मैच्योर हो चले हो।
तुम बड़े हो चले हो, तुम मेच्योर हो चले हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब तुम्हारा नाम हो गया है क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अब आपका नाम हो गया। ये हमने उससे कहा, ठीक है, अच्छी बात। वो बोलेगी ठीक है मेरा नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या रख दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल रख दिया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने इसका नाम रख दिया। अब हुआ ये कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या देखने को मिल गया है, डिवीजन होता हुआ हमें देखने को मिल गया। ये सेल डिवाइड हो गई, इसने अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन किया। जब अर्धसूत्री विभाजन इसने किया, इस सेल का क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इस एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। सर जी 4 का क्यों हुआ, बेटा अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहां पर 4 छोटी छोटी सी क्या बनी है बेटा जी, कोशिकाएं हमारे पास में बनी है। 4 छोटी छोटी सी हमारे पास में क्या बन गई है, कोशिकाएं बन गई है। ये जो 4 कोशिकाएं बनी है वो एक ग्रुप के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, एक समूह के रूप में क्या है, वो प्रेजेंट है, ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक हो गई ये ऊपर वाली, एक हो गई हमारे पास में ये नीचे वाली बहन जी, एक हो गई हमारे पास में ये वाली, और एक हो गई ये। तो ये 4 अलग अलग कोशिकाएं एक साथ उपस्थित हैं। इन कोशिकाओं का एक्चुअल में क्या नाम है, इनका नाम है लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु। नीट एस्पिरेंट जी कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है आपके दिमाग के लायक नहीं है, ऊपर से चला गया। ठीक है, तो 4 कोशिकाएं हमारे पास में क्या हो रही है, ये बन रही है। ये जो 4 कोशिकाएं बनी है इनका नाम होता है लघु बीजाणु, और इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 लघु बीजाणु एक साथ उपस्थित है, इसलिए इसका नाम हो चला है क्या, लघु बीजाणु चतुष्क, इसका हमारे पास में नाम हो गया। लघु बीजाणु चतुष्क इसका हमारे पास में नाम हो गया। चतुष्क मतलब 4 एक साथ उपस्थित है, इस वजह से, ठीक है ना, 4 एक साथ उपस्थित है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है क्या, लघु बीजाणु चतुष्क। थोड़ी ही देर के बाद में ये चारों की चारों जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर है, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। चारों की चारों लघु बीजाणु क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए। ये भी अलग, ये भी अलग, और ये भी हमारे पास में क्या हो गया है, अलग हो गया। ठीक है ना, तो यहां हमें देखने को मिल गया है, क्या आ गया है, ये एक लघु बीजाणु। 4 हमारे पास में क्या बन गए हैं, लघु बीजाणु बन चुके हैं। ठीक है, और इसी पूरी की पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, लघु बीजाणु जनन, इसका हमने नाम रखा। कहां हो रही है पूरी की पूरी प्रोसेस, तो हमारे परागकोश के अंदर हो रही है, जो इस डायग्राम से हमने क्या किया था, समझा था। क्लियर है, बताओ भैया मेरे चिकलो, फटाफट से बताओ, क्लियर है। ठीक है, नहीं बेटा नीट एस्पिरेंट जी आप लेट आए हैं, और चूंकि ये क्लास एप्लीकेशन में भी चल रही है, तो हर एक चीज मतलब जो मेजोरिटी के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है ना, लेट आए हैं बेटा नीट एस्पिरेंट जी आप। हाँ जी, क्लियर है, कहानी समझ में आ गई है, कहानी समझ में आ गई है, क्लियर है। तो कहानी शुरू हुई है यहां से और गई है कहां पर, आगे तक गई है। अब एक बच्चे ना भैया जी एक सवाल एकदम खतरनाक पूछ लिया था यार अभी थोड़ी देर पहले, अरे सर जी इतना डिटेल में मत जाइए। बेटा जी डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार बच्चा सवाल आते हैं यार इससे। ठीक है ना, यूपी बोर्ड 2023 में सवाल पूछा गया कि आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 नंबर में ये सवाल पूछा गया। अगर किसी बालक को जो शॉर्ट में मैंने समझाया, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैंने समझाया, वो अगर क्लियर कट समझ में आ गया होगा तो ये 5 नंबर का सवाल वो मन से भी लिख सकता है। देखना जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या बताया मैंने। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश केवल एपिडर्मिस से घिरा होता है। ये बात मैंने पहले ही यहां पर कही थी, देखो अरे यार कितना पीछे चले गए हम, देखो 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 देखो, स्टार्टिंग में परागकोश एपिडर्मिस बाह्य त्वचा से क्या होता है, बस घिरा हुआ होता है, ये हमने देखा। ठीक है ना, अच्छी बात है। परागकोश की चारों पालियों में, मतलब चारों कोनों में बाह्य त्वचा के नीचे अलग अलग अधस्तरीय मतलब हाइपोडर्मल कोशिकाएं बड़े आकार की तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हाइपोडर्मल सेल क्या हो गई, बड़े आकार की हो गई और बहुत प्रॉपरली दिखाई देने लगी।
ठीक है। इस कोशिका को प्रप्रसू कोशिका आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। जब उसका आकार बड़ा हो गया तो उसे आर्की स्पोरियल सेल कहा। प्रत्येक प्रप्रसू कोशिका परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। बाहरी कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा अंदर भीतरी कोशिका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है। ठीक है, अगली बात सुनना। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर परागपुटी में भित्ति बनाती है, दीवारों का क्या करती है, निर्माण करती है। दूसरी बात, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका अनियमित विभाजन द्वारा बीजाणु जनक कोशिकाओं का समूह बनाती है और प्रत्येक परागपुटी में उपस्थित बीजाणु जनन कोशिकाएं अलग होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 लघु बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है? 4 लघु बीजाणु। और चारों लघु बीजाणु एक समूह में होते हैं, इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। वही पूरा आंसर वही है जो हमने यहां शॉर्ट में लिखा है, उस शॉर्ट में हमने पढ़ा है। क्या बोलते हो? ठीक है, बताओ जल्दी से, बोलो भैया, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, गॉट इट सर। पॉलेन से क्या होता है जस्ट बताऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, टेंशन मत लो, जस्ट अभी बताऊंगा, घबराओ नहीं। ठीक है ना, चलो भाई, क्लियर 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 क्लियर। मेरी बात इतनी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है सर प्लीज आप प्रेम भाई, ये चीज हम डिसाइड नहीं करते, ठीक है ना, इतना इजी तरीके से समझा दिए सर, ये तो टिंचुक सा हो गया, ये टिंचुक सा हो गया। देखो बेटा, 5 नंबर का सवाल है, शॉर्ट नोट से पढ़ने का तरीका फायदा यही है कि ये 5 नंबर का सवाल हम पूरा मन से लिख सकते हैं। यहां वही चीजें हैं जो अपन ने यहां पे लिखी थी। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे की तरफ मेरी बातें सुनो। हमने अभी पढ़ा बेटा कि जो हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें डिवीजन हुआ और किसका फॉर्मेशन हुआ? लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन हुआ। बहुत स्पेशल बात है बेटा, जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। देखो, प्लांट की कोई सी भी सेल है, प्लांट की कोई सी भी सेल है, जैसे मैंने कहा हाइपोडर्मल सेल, उसका फ्लावर मैंने कहा, उसके फ्लावर के अलावा मैंने उसकी जड़ के बारे में कहा, मैंने उसके तने के बारे में कहा, मैंने उसकी पत्ती के बारे में कहा। डाउट भी चेक करूंगा, टेंशन मत लो बच्चा आर्यन जी। तो उसकी हर एक सेल बेटा कैसी है? डिप्लॉइड है, ठीक है ना, हर एक सेल कैसी है? डिप्लॉइड। सर जी डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड मतलब 2n वाली फेज में। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे की सारे क्रोमोसोम 2-2 के झुंड में उपस्थित है। ऐसे 2-2 के समूह में जब क्रोमोसोम होते हैं तो हम बोल देते हैं वो डिप्लॉइड है। अगर 3-3 के समूह में क्रोमोसोम होते हैं तो हम बोल देते हैं वो ट्रिप्लॉइड है। अगर एक सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में अगर होते हैं तो हम बोल देते हैं वो सिंगल वाला है, हैप्लॉइड है। ठीक है ना, हैप्लॉइड हो गया है। सर सुन लो, अरे भैया आदर्श भाई पढ़ाने में तो दो यार थोड़ा सा, ठीक है ना, तो हम बोल देते हैं वो क्या है? हैप्लॉइड है। मैंने आपसे कहा कि प्लांट की जड़, तना, पत्ती, फूल, हर एक चीज क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। ये मान लो कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो जो हाइपोडर्मल सेल है मेरे लाल, हाइपोडर्मल सेल भी क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड को हम कैसे डिनोट करते हैं? 2n से डिनोट करते हैं या 2x से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्लियर? चलो अगली बात जरा ध्यान से सुनो। ये जो हाइपोडर्मल सेल है जो कि डिप्लॉइड है, ये आगे जाकर के अपने आकार को बढ़ा रही है, तो ये आर्कीस्पोरियल सेल भी कैसी हो गई है? डिप्लॉइड हो गई है। डिप्लॉइड ही है ये। इस आर्कीस्पोरियल सेल में परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन में बस सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके क्रोमोसोम में चेंज नहीं हो रहा। क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुआ, इसलिए प्राइमरी पेराइटल सेल भी बेटा कैसी है? डिप्लॉइड हमारे पास में हो चली है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी कैसी होती है बेटा? डिप्लॉइड हमारे पास में होती है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है ना, ठीक है ना, कहानी समझ में आ रही ना? ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल
आगे जाकर के डिफरेंशिएट हो रही है, उसका नाम चेंज हुआ है सिर्फ, इसलिए ये भी कैसी हो गई है, डिप्लॉयड हो चली है। ये भी कैसी है बेटा, डिप्लॉयड हमारे पास में हो चली है। लेकिन यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री में अर्ध नाम आ रहा, अर्ध का मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब यहां डिप्लॉइड था तो अब यहां क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। ये जो लघु बीजाणु होता है बेटा, लघु बीजाणु कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया, अर्धसूत्री विभाजन के कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये 11th में पढ़ाया जाता है, 10th में भी नहीं भी पढ़ाया जाता, तो मैंने अभी बताया कि अर्धसूत्री कहीं भी लिखा हुआ हो आएगा मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। यहां 2n था तो 2n का हाफ हो गया, मतलब सिर्फ n रह गया। आपसे पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, याद रहेगा या नहीं रहेगा, लघु बीजाणु कैसा होता है, हैप्लॉइड रहेगा। क्लियर है बात मेरी, समझ पा रहे हो, यस या नो? अरे बताओ मेरे नलायकों, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल तो डिप्लॉइड थी हमारे पास में, लेकिन जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये स्पेशल सी बात है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर, कहानी समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है? बताओ फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज करके बताओ, फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज करके बताओ, जल्दी 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 जल्दी, समय ना को मारा, बस समय नहीं है। ओके ब्रो, जल्दी से सवाल भी करना है। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक सवाल दिया है मैंने, इस सवाल को सॉल्व करो। 2024 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, जो बच्चा बोल रहा था कि भैया सर जी इतना डिटेल में मत जाओ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सवाल आते हैं। एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, दाढ़ी मूछे इनकी आ गई है, इनसे अभी भी बच्चों वाला सवाल पूछेंगे तो फिर तो ये बच्चे ही रह जाएंगे, बड़े ना हो पाएंगे। इसलिए एग्जामिनर ने थोड़ा अच्छा सवाल दिया था 2024 में। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आप ये हम लोगों को पढ़ाए हैं अच्छे, हाँ प्रेम भाई सही बात है, जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे वो तो जानते हैं सर की बात है। सर शायरी सुना दीजिए, हाँ बेटा शायरी ही सुनाने के लिए पैसे दे रहे हो तुम लोग हमें, है ना, शायरी सुनने के लिए ही पैसे दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है सर जी। यस, बताओ बेटा फटाफट से बताओ इस सवाल का जवाब। पोल शुरू कर दिया है मैंने। सवाल में यह है कि 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अच्छा सवाल है, मैं चाहता तो इस सवाल की ट्रिक पहले ही आपको बता देता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा सा आप परेशान हो, थोड़ा सा आपको परेशान होने की जरूरत है, 12th के अंदर आ गए हैं ठीक है ना, इसलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, ए आएगा या बी आएगा? भाई साहब, भाई साहब बहुत अच्छी बात है भाई साहब। देखो मेरे लाल, मेरे गिगलो, मेरी बात सुनो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक हमारे पास में क्या है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, इसको गोली मार दो, एक लघु, इसको गोली मार दो बेटा। जब एक बार एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक हमारे पास में क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन। मुझे ये बताओ कि एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो इससे कितने लघु बीजाणु बने थे, बस इतना बता दो। जब एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तब कितने लघु बीजाणु बने थे, बस ये बता दो, कितने बने थे ये बता दो। अरे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, ठीक है आएगा। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बने थे, ये यहां देख लो मेरे लाल, मेरे को रोना आ रहा है भाई, मैं चला जाऊंगा ऐसे में। देखो सुनो मेरी बात, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो देख करके बताओ कितने बीजाणु बने। सर जी 4 बने, कितने बने, 4 बने।
ठीक है, हाँ जी सर जी, ये तो आ गया। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 हमारे पास में क्या बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं। कितने, 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। क्लियर बात है, कहानी समझ में आ रही है। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 हमारे पास में बने हैं। इसने, इस भाई साहब ने हमसे कहा कि हमें कितने चाहिए, 108 लघु बीजाणु चाहिए। हमें कितने चाहिए, 108 लघु बीजाणु हमें चाहिए। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 हमारे पास में बन रहे हैं, हमें कितने चाहिए, 108 चाहिए। तो अब हम क्या करें, हमें कितने लघु बीजाणुओं की जरूरत होगी, कितने लघु बीजाणुओं की जरूरत होगी, ये हमको निकालना है। सीधी सी बात बेटा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन की अगर आपसे कोई संख्या पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, 1 से अगर हमें 4 मिले तो 10 से हमें कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। पता है कि नहीं, 10 से हमारे पास में कितने लघु बीजाणु मिल गए हैं, हमारे पास में 40 मिल गए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और ऐसे ही बढ़ाते हुए जाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन इतना माथापच्ची मत करना। सीधा सा बात है, 108 को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 108 को 4 से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 27 हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ पाए हो क्या, मेरी बात समझ पाए हो क्या? ठीक है, फॉर्मूला लिखवा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम इसका लिख सकते हैं। देख लो, सीधी सी बात है भाई, एक अर्धसूत्री विभाजन में हमें 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। अगर हम 27 हम क्या करवाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। 27, 1 से कितने बने, 4, 27 कराएंगे तो भैया 1 में 4 बन रहे, तो 27 इंटू 4 कर दो भैया, वही आएगा आंसर। देख लो भैया, 108। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, अगर आपसे अर्धसूत्री विभाजन की संख्या यदि पूछ ले तो आप क्या करोगे, यहां पर करोगे लघु बीजाणु की संख्या, लघु बीजाणु की संख्या डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 आप कर दोगे। सीधी सिंपल सी बात, आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, बताओ, कहानी समझ में आ गई है, कहानी समझ में आ गई है, क्लियर है, बताओ भैया, गलत है, क्लियर है, कहानी समझ में आ गई है, यस या नो, बताओ। मैक्सिमम बच्चों ने क्या दिया था, ए वाला, क्या सोच के दिया था, 54 वाला, ये बताओ। 54 वाला क्या सोच करके दिया था, कुछ अंदर कोई ख्याल था? अगला सवाल, इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। इसमें तो 3 सेल मर जाती है, बहुत सही कहा सर जी, इसमें 3 सेल तो मर जाती है, 3 सेल तो मर जाती है। बेटा ऐसा नहीं होता, वो जो 3 सेल मरने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मेगा स्पोरोजेनेसिस में आता है, यहां नहीं आता मेरे लाल, वो मेगा स्पोरोजेनेसिस में आता है। आपने वहां का कॉन्सेप्ट यहां मिक्स कर दिया, ठीक है ना, वो अलग चीज है, ठीक है ना। सर 108 का हाफ 54 होगा, हाफ क्यों करोगे भाई, समसूत्री विभाजन थोड़ी ना हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, हाफ क्यों करोगे? हाँ जी बताइए जी, जल्दी से, जल्दी से बताइए जी। सवाल आया हुआ है 2022 में, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, 2022 में ये सवाल क्या है, आया हुआ है। ओके ब्रो, हाँ जी हो गया, सवाल हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, यस या नो। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु कितनी अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, 28 आंसर हमारे पास में आएगा, सीधा सिंपल सा है, बी इज द राइट
88% बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ 88 ने ही क्या किया है, अभी जवाब दिया है। चलिए भाई, तो ये ओवरऑल हमारे पास में क्या था बेटा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया थी, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन की हमारे पास में क्या थी, ये एक स्पेशल सी प्रक्रिया थी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। मैं यहां पर कुछ स्पेशल से क्या लिखवा दे रहा हूं, पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, स्पेशल से पॉइंट यहां पर मैं लिखवा दे रहा हूं। ये स्पेशल से पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने ये बता ही दिया, अगर पूछ लिया जाए अर्धसूत्री विभाजन की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कर दोगे, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, बस इतना ही आपको उसमें काम करना है, और भी ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनना, एक बड़ी स्पेशल सी बात है, जरा इसको ध्यान से सुनना बेटा। ये जो लघु बीजाणु है ना, ये जो लघु बीजाणु होता है ना, ये लघु बीजाणु में धीरे 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 कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। सर नोट्स कहां मिलेंगे बेटा, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर परिश्रम बेच में मिलेंगे। इस लघु बीजाणु के अंदर धीरे धीरे क्या आते हैं बेटा, चेंज आते हैं। ये लघु बीजाणु किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, पराग कण में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, पराग कण के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो लघु बीजाणु इसी को बाद में जाकर के हम क्या नाम दे देते हैं, पराग कण नाम दे देते हैं, पॉलन ग्रेन नाम दे देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम दे देते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। यस, कहानी समझ में आ गई। यहां ये लघु बीजाणु अगर हैप्लॉइड है तो बेटा पॉलन ग्रेन भी कैसा हमारे पास में हो चला है, हैप्लॉइड फॉर्म में हो चला है। ये भी हमारा अगुणित ही होता है, हैप्लॉइड मतलब अगुणित हमारे पास में ये होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि लघु बीजाणु को ही आगे जाकर के हम क्या नाम दे देते हैं, हमारा पराग कण नाम दे देते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक बड़ी स्पेशल सी बात हमारे पास में निकल करके आती है। थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले बेटा जी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर कहां भरे हुए हैं, एक थैली के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर कहां भरे हुए हैं, एक थैली के अंदर भरे हुए हैं। जहां जिस थैली के अंदर माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं उसे हमने बोला है वो क्या है, लघु बीजाणु धानी है। वो क्या है हमारे पास में, हमारी लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी मतलब उसके अंदर क्या भरे हुए हैं, लघु बीजाणु भरे हुए हैं, इसलिए उसका नाम क्या था, लघु बीजाणु धानी हमारे पास में नाम था। लेकिन यही लघु बीजाणु बाद में किस नाम से जाने जाते हैं, बाद में किसके नाम से जाने जाते हैं, तो लघु बीजाणु जो हमारे होते हैं वो बाद में पराग कण के नाम से जाने जाते हैं, पराग कण उन्हें बोल दिया जाता है। इसलिए ये लघु बीजाणु धानी आगे जाकर के क्या कहलाती है, पराग पुटी कहलाती है। क्या कहलाती है, पराग पुटी कहलाती है, या फिर पॉलन सेक कहलाती है। पराग पुटी या फिर इसी को हमने क्या कहा है, पॉलन सेक हमने इसका नाम रख दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स आ चले हैं। लघु बीजाणु किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है ना। जब तक उसमें लघु बीजाणु था तब तक वो माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानी जा रही थी, स्पोरेंजिया के नाम से जानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर अब लघु बीजाणु पॉलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो चले, उसका नाम क्या हो गया है, पराग पुटी या पॉलन सेक हमारे पास में नाम हो चला है, ठीक है ना। पॉलन पुटी या फिर पॉलन सेक हमारे पास में नाम हो चला है। तो इनिशियल स्टेज में बेटा इसका जो नाम होता है वो लघु बीजाणु धानी, बाद में इसका नाम क्या हो गया, हमारा पराग पुटी या पॉलन सेक इसका हमारे पास में नाम हो चला है। क्लियर कट, मेरी बातें इतनी समझ में आ गई है, इतनी बातें मेरी समझ में आ गई है, यस या नो, यस या नो बोलो, फायर इमोजी भेजो और मुझे बताओ। ये सारी बातें, ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी की बातें हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स वाली बातें हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स की कॉपी की बातें हैं बेटा। ये सवाल आपको नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन ये वाला जो सवाल है ये आपसे पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया है 2023 के अंदर, अभी भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखना है। 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही ये आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही ये आएगा, अगर आएगा तो। ओके, क्लियर है, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, हाँ जी, ठीक है ना। ओके 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 ओके। हर्ष पांडे जी बताइए बच्चा, क्या डाउट है।
लॉन्ग नोट्स कहाँ है सर? क्लास कब खत्म होगा? क्लास खत्म हो चला है, आप जा सकते हैं, टाटा बाय बाय। लॉन्ग नोट्स का, ये लॉन्ग नोट्स है मेरे राजा, मेरे लाल, मेरे चिकले, ये लॉन्ग नोट्स है, ये लॉन्ग नोट्स है, ठीक है ना, ये लॉन्ग नोट। अरे आज तीसरी क्लास है भाई, आज थर्ड क्लास है, आज तीसरा लेक्चर है, उसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार, ठीक है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? नोट्स के अंदर आपको जस्ट मतलब जहाँ लेक्चर्स है उसी में वहीं पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैविक एग्जाम्पल और अजैविक का एग्जाम्पल, बेटा ये टॉपिक से हटके ही आप चीज पूछ रहे हैं बेटा, जैविक और अजैविक कहाँ आ गया है यहाँ पे? सर परिभाषा भी लिख दीजिए सभी टॉपिकों की, जहां जिस जगह पर परिभाषा की जरूरत है वो मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, जो चीज जितना मैं नोट डाउन करा रहा हूं वो सफिशियंट है, ठीक है ना। यस, परिणत विभाजन के बाद कौन सा प्रक्रिया हुआ है? परिणत विभाजन के बाद में आपको दिखाया मैंने, 2 सेल्स बनी और 2 सेल्स में चेंज होता होता ये इस तरह से हमें परिवर्तन दिखाई दिया। इस पूरी प्रोसेस को हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम दिया है, पूरी प्रोसेस को, ठीक है ना। हम डेली पोल में करेक्ट आंसर देते हैं फिर भी हमारा नाम नहीं आता बेटा। पोल के साथ में ये दिक्कत है कि वो टॉप 10 बच्चों के नाम दिखाता है जिन्होंने बहुत फटाफट आंसर दे दिए हैं, ठीक है ना, तो टॉप 10 ही बच्चों का नाम आता है। अर्चना जी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाइपोडर्मल सेल क्या होता है बेटा जी? ये यहाँ पे यही तो बताया था मैंने कि ये इस एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल होती है उन्हीं को हाइपोडर्मल सेल बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्रोमोसोम किधर पे होगा? क्रोमोसोम बेटा जी केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में। हिंदी मीडियम बैच लिया है? ओके, विकास भाई का इंग्लिश से प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ इसका यहीं पर लेक्चर के साइड में मिलेगा, ठीक है ना, पीडीएफ इसका लेक्चर के साइड में मिलेगा। क्लियर बेटा जी, इतना समझ में आ गया? चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, पॉलिंग ग्रीन की तरफ अब हम चलते हैं। पॉलिंग ग्रीन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पॉलिंग ग्रीन के बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं। यस, हाँ जी क्लियर है? विकास भाई का स्पैमिंग कर रहे हैं, हाँ जी क्लियर है? कहाँ डाउट है बेटा? कविता बताओ। हाँ बेटा नोट्स बनाते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाते हुए चलना है, बहुत बढ़िया। यस, चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। पॉलिंग ग्रीन के ऊपर हम आते हैं, पॉलिंग ग्रीन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं, पॉलिंग ग्रीन की तरफ हम चलते हैं। सुनना जा ध्यान से, थोड़े ध्यान से सुनना। अभी हमने देखा था बेटा कि जो हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया है, सॉरी अपना जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ था? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। और ये माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर के क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। परागकण ये हमारे पास में कहलाता है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में परागकण होता क्या है, दिखाई कैसे देता है? दिखाई कैसे ये देता है? ये एकदम बहुत ही सिंपल सा स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब गोल आकार के जैसा हमें देखने को मिलता है, गोल आकार या फिर अंडे के जैसे आकार का हमें देखने को मिलता है। और इसमें 2 अलग अलग क्या होती है? दीवारें होती है, ठीक है ना। जितना अभी आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो ये आपको इतना क्लियर दिखाई देगा नहीं। एक्चुअल में यदि आप इसको देखोगे तो ये क्लियर इतना दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाली चीज है। इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाली चीज है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें दिखाई देता है। और माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे इसे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें 2 अलग अलग हमारे पास में क्या होती है? दीवारें होती है। 2 अलग अलग हमारे पास में क्या होती है? दीवारें देखने को मिलती है। 2 अलग अलग क्या हो चलिए इसकी हमारी दीवारें हो चलिए। एक जो दीवार आपको दिखाई दे रही है वो है कहां पर? आउटसाइड वाली, ये बाहर वाली दीवार है। और ये बाहर वाली जो दीवार आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्या है? डिफरेंट मतलब ऐसे स्पाइक मतलब कांटे निकले हुए हैं, इसके ऊपर निकले हुए हैं क्या? कांटे निकले हुए, कांटे वाले स्ट्रक्चर इसके ऊपर निकले हुए हैं। यहां पर निकला हुआ है क्या? कांटा निकला हुआ है, कांटे वाले स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, ठीक है ना। बाहर वाली लेयर, जो अंदर वाली लेयर होती है ये एकदम स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है अंदर वाली लेयर। बाहर वाली जो लेयर होती है वो एकदम
कांटे वाले फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है और अंदर वाली एकदम चिकने रूप में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बाहर वाली जो लेयर होती है बेटा, इसका नाम हम रख देते हैं ये बाह्यचोल हो चलिए। बाहर वाली जो लेयर होती है इसका नाम हो चला है क्या, बाह्यचोल। और जो अंदर वाली लेयर होती है इसका नाम होता है क्या, अंतःचोल हमारे पास में नाम हो चला है। बेटा ये हिंदी का ही नाम है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो तुम लोग सोचोगे ये इंग्लिश का नाम है, नहीं, ये हिंदी का ही नाम है। एक बाहर की तरफ जो है इसका नाम हमने रख दिया, ये क्या हो चली है, ये बाह्यचोल हो चली है। और जो अंदर की तरफ ये जो हमें दीवार दिखाई दे रही है इसका नाम हमने रख दिया है, ये क्या हो गई है, ये अंतःचोल हमारे पास में हो चली है। अंतःचोल हमारे पास में ये हो चली है। क्लियर है। इन दोनों दीवारों की अलग अलग कुछ खासियत है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, जो बाह्यचोल होती है ये तो सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है, बाहर की तरफ है, मतलब ये सबसे बाहरी हमारे पास में क्या हो चली है, परत हो चली है। अंतःचोल की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, तो ये सबसे अंदर वाली परत हो गई, सबसे आंतरिक परत हो चली है, सबसे आंतरिक परत कौन सी हो गई है, अंतःचोल। सबसे बाहर वाली का नाम है बाह्यचोल और अंदर वाली का नाम हो गया है क्या, अंतःचोल हमारे पास में हो गया। बाह्यचोल के साथ में एक खासियत है, ठीक है ना, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कांटे जैसे उभार निकले होते हैं, कांटे के जैसे उभार निकले हुए होते हैं, कांटे जैसे उभार निकले होते हैं। कांटे जैसे उभार निकले होते हैं किसमें, इस बाह्यचोल के अंदर। और बाह्यचोल जो होती है वो एक केमिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, उस केमिकल को हम बोलते हैं बेटा क्या, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन केमिकल से मिलकर के ये क्या होती है, बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई हमारे पास में ये देखने को मिलती है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है सर जी, ये एक केमिकल है बेटा, एक केमिकल है, उस केमिकल से ही मिलकर के बनी हुई होती है कौन, अपनी ये बाह्यचोल। और इसके साथ में, उसके साथ में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो पूरी की पूरी जो स्पोरोपोलेनिन है, ये जो पूरी की पूरी हमारे पास में क्या है, स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है ना, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब पचा नहीं सकता। देखो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे खतरनाक एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन को पचा देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को पचा देते हैं, ठीक है ना, वो जो भी चीज हम खा रहे हैं उसे क्या कर देते हैं, वो पचा देते हैं। पर ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल है, ये एक ऐसी चीज है बेटा जिसे इस धरती के ऊपर उपस्थित कोई भी एंजाइम इसका पाचन नहीं कर सकता। कोई बैक्टीरिया अगर इसके ऊपर बैठेगा तो बैक्टीरिया के एंजाइम भी इसको खराब नहीं कर सकते, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो स्पोरोपोलेनिन के साथ में खासियत है, पहली खासियत जो मैंने इसकी बताई कि कोई भी एंजाइम इसे पाचित नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम इसे पाचित नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये इसके साथ में खासियत है। दूसरी कंडीशन, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन ये बेटा तापमान, मतलब टेम्परेचर अगर आप कितना भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, तापमान का कोई असर नहीं होगा किसी भी अम्ल का, ठीक है ना, तापमान हो गया। दूसरा हमारे पास में हो गया है क्या, अम्ल, और क्या हो गया हमारे पास में, क्षार, किसी का इस पर कोई असर नहीं होता, किसी का इस पर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, ये इसके साथ में खासियत है। ना तो टेम्परेचर का इसके ऊपर असर होगा स्पोरोपोलेनिन के ऊपर, ना ही किसी एसिड का असर होगा, ठीक है ना। सर ये कैसा तब टूटता है, हाँ जी, ना तो किसी केमिकल का असर होगा, ना ही टेम्परेचर का होगा, ना ही किसी एंजाइम का होगा। इसी वजह से चूंकि बाह्यचोल किससे मिलकर के बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से, और स्पोरोपोलेनिन एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नुकसान
कुछ भी नहीं पहुंचा सकता। इस वजह से ये जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, ये लॉन्ग टर्म तक धरती के ऊपर, धरती की जमीन की अगर हम बात करें तो जमीन के अंदर क्या हो सकते हैं, ये उपस्थित हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। लंबे समय तक ये जमीन के अंदर क्या होते हैं, पड़े हुए रहते हैं और ये जीवाश्म के रूप में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। किसके रूप में, जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जीवाश्म क्या होता है सर जी? बेटा जीवाश्म का एक सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज, किसी जीव का शरीर या फिर उसके शरीर का कोई हिस्सा जो पुराने समय में जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दब गया था और आज हमें क्या हुआ, वो मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो पराग कण होते हैं, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के बने हुए होते हैं, इस वजह से, स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के बने होते हैं इस वजह से, ठीक है। किरण भाई साहब जी, बेटा देखो वाईटी के ऊपर क्लास चल रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है आप बता सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। अब तो इसमें सोना चांदी दो चीज लगा करके मैं नहीं बता सकता, एकदम फुल फ्लेजिट और जितना भी बेहतरीन तरीके से बताना है उस बेहतरीन तरह से मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर है? फटाफट से बताइए, फायर इमोजी बताइए। क्लियर? इसके अंदर, अंदर के साइड में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारा कोशिका द्रव्य हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म यहाँ पर उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य यहां पर क्या होता है, उपस्थित होता है। क्लियर? और क्या देखने को मिलता है, तो और यहां पर सेंटर के फॉर्म में, सेंटर के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या, एक केंद्रक देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। केंद्रक या एक हमें क्या देखने को मिल गया है, न्यूक्लियस देखने को मिल गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है? क्लियर? किरण जी आपको एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई इतनी? चलो, एक छोटी सी बड़ी बात, छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, जरा ध्यान से सुनना। ये जो पूरी की पूरी बाह्यचोल है बेटा, पूरी की पूरी बाह्यचोल, इसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पोरोपोलिनिन। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला पॉइंट देखो, ये वाली जगह देखो, ये वाली जगह के अंदर जो स्पोरोपोलिनिन है वो लगभग क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये इतना सा जो पॉइंट है, इतना सा जो, इतनी सी जो जगह है ना, यहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या है, एकदम अब्सेंट है। एकदम क्या है, यहां पर हमें अब्सेंट देखने को मिल रहा है, एकदम अब्सेंट है। जहां भी स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है उस जगह को हम क्या नाम दे देते हैं, जनन छिद्र नाम दे देते हैं, या अंकुरन छिद्र हमारे पास में नाम हो जाता है। जनन छिद्र, या इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अंकुरन छिद्र, इसका हमारे पास में नाम हो गया है। ठीक है ना, अंकुरन छिद्र इसका हमारे पास में नाम हो गया है। किसे कहेंगे सर जनन छिद्र या अंकुरन छिद्र? तो बेटा एक ऐसी जगह जहां पर, ऐसी जगह या ऐसा बिंदु जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। जिस भी जगह पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होगा उस जगह को हम बोल देंगे वो क्या है, जनन छिद्र हो चला है, या फिर उसी को हमने बोल दिया है अरे इट्स ओके प्रिया यादव जी, इट्स ओके बच्चा, जाने दो। हाँ जी, ऐसा बिंदु जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, जनन छिद्र बोल देते हैं। क्लियर? ये ओवरऑल हमारा क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, पॉलन ग्रेन की चीजें होती है। यहां हमने एक चीज तो देखी कि हमारा बाह्यचोल किससे मिलकर के बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से। अंतःचोल कैसी होती है, अंतःचोल के साथ में एक कंडीशन है कि ये एकदम पतली सी होती है, थिन होती है, पतली, ठीक है ना। और कैसे देखने को मिलती है, एकदम प्लेन होती है, मतलब चिकनी सी हमें ये दिखाई देती है। किससे मिलकर के बनी हुई होती है, तो दो चीजों से, एक का नाम होता है पैक्टिन और एक का नाम होता है क्या, सेल्यूलोज। पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर के बनी, सेल्यूलोज से बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज से क्या होती है, ये बनी हुई हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई हमें देखने को मिलती है। क्लियर 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 क्लियर? ठीक है, कहानी समझ में आ गई है? हाँ जी, क्लियर है कहानी इतनी समझ में आ गई है? पक्की 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 बातें हैं। चलो भाई,
एक विशेष बात, बड़ी स्पेशल सी बात, ऐसा बोला जाता है, एक बड़ी स्पेशल सी बात आती है। जो परागकण होता है बेटा, ये क्या होता है, ये नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। परागकण की अगर हम बात करें तो परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या है इसका, जरा ध्यान से सुनना, प्रतिनिधित्व करता है, स्पेशल सा पॉइंट है ये, जरा ध्यान से इसको सुनना, फोकस करना। पॉलिन ग्रीन जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। बेटा युग्मकोद्भिद का मतलब ये होता है कि जिससे युग्मक बने उसी को हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद, उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। ये परागकण ही एक ऐसी चीज है जिससे, पॉलिन ग्रेन ही एक ऐसी चीज है जिससे प्लांट का नर युग्मक बनता है, ठीक है ना। स्पेशल सी बात है, ये डाउट आप लोगों को आएगा कि सर युग्मकोद्भिद क्या होता है, तो इस पॉइंट को लिख लेना। युग्मकोद्भिद एक ऐसी चीज, ऐसी कोशिका होती है जिससे युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या है, वो युग्मकोद्भिद हमारा हो चला है, ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद क्यों कहा परागकण को, क्योंकि इसी के अंदर आप आगे पढ़ेंगे कि इसी के अंदर किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है, याद रहेगा, पक्की बात है, कहानी समझ में इतनी आ गई है। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसका जो आकार होता है, ठीक है ना, आकार की अगर हम बात करें, आकृति की अगर हम बात करें, आकार की बात करें, आकृति की बात करें और रंग की बात करें, तो अलग अलग पादप में, अलग अलग पौधों में बेटा क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग जातियों में, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जातियों में अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। आकृति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी जैसे मैंने अभी बना करके दिखाया है, आकार जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उसका रंग हमेशा एक जैसा नहीं होगा। सामान्यतः ये येलो कलर के होते हैं, बट हो सकता है डिफरेंट कलर में भी ये उपस्थित हो, ठीक है ना। तो आकार, आकृति और रंग जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये इसकी क्या होती है, अपने साथ में खासियत निकल करके आती है। बताओ क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है, फटाफट से बताइए, कहानी समझ में आ गई है, फायर इमोजी भेजिए और बताइए इतनी चीजें क्लियर है, यस या नो, हाँ या ना, हाँ या ना। आशुतोष गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, यस क्लियर है। पैक्टीन क्या होता है बेटा, पैक्टीन केमिकल ही है एक, ठीक है ना, एक केमिकल ही होता है। अब बस, हाँ जी, अब बस आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है। सर स्पैम करने वालों से पूछ लीजिए, बेटा देखो, जहां समय सही जगह समय लगाना मेरा काम है तो सही जगह लगाता हूं मैं यस क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देख रहे हो विनोद सर, प्लीज यूज मोर इंग्लिश। बेटा भैया जी आप एक काम करो, एक चाकू ले आओ और मेरे को तो मुझे समझ ही नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक बच्चा बोलता है, विकास भाई बोल रहा है सर जी आप इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हो यार गुरु, यार ऐसे में तो हमें समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा बोल रहा है सर इंग्लिश वर्ड यूज करो। भाई सुनो मेरी बात, तुम लोगों को मैं बता देता हूं, तुम लोगों को समझ नहीं है, तुम लोगों को अकल बुद्धि नहीं है, ये क्लियर सी बात है। बेटा सामने वाला जो टीचर होता है, सामने वाला, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी तरफ से नहीं, मैं एक्चुअल फैक्ट बता दूं। मैंने ये कल भी तुम लोगों को ये डिस्कस किया था। देखो होता ये है कि आप अभी जिस क्लास में पढ़े हो 12th क्लास में, मैंने कल भी ये कहा था कि बेटा हिंदी के साथ में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि मैं कुछ इंग्लिश वर्ड भी लिख देता हूं, ठीक है ना, वो मैं लिख देता हूं, ये एक बेनिफिट है आपका, ठीक है ना ओके हाँ मस्ती वाला जी, बहुत सही है, आपकी नाराजगी मुझे पता है मस्ती वाला जी, आपकी नाराजगी मुझे पता है ठीक है। तो अब देख लो भाई,
क्या बोलूं मैं तो तुम लोगों को। चलो कहानी समझ में आ गई। सर जी सवाल क्या आएगा, देखो सवाल कुछ इस तरह से हमारे पास में पूछा गया है, बताओ इस सवाल का आंसर दो। 2024 में ये सवाल हमसे क्या किया है, पूछा गया है। 2024 में ये सवाल पूछा गया है। पीवाई के क्वेश्चंस भी आप क्या कर रहे हो, साथ साथ में कर रहे हो। नोट्स कहाँ मिलेगा बेटा, एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। बेटा देखो बाईलिंगुअल, अब मैं क्या बोलूं, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बताओ जल्दी से सवाल का जवाब दो, ठीक है ना। यस आंसर बी है सर जी। किरण जी सभी यहां पर यूपी वाले ही हैं, ठीक है। आंसर बी है सर जी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा अब। हाँ जी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं आप। निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संग्रहित रहते हैं, अच्छी तरह से संग्रहित रहते हैं। हाँ जी डाउट चेक करता हूं अभी मैं। आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। स्पोरोपोलिनिन हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा। बी पे हमने क्या कर दिया, लॉक। 52% बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ जवाब दिया। मेरे लाल हरे नीले पीले नारंगी बैगनी, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले यहां पर स्पोरोपोलिनिन समझाते समझाते कि स्पोरोपोलिनिन ही है जिसकी वजह से परागकण जीवाश्म के रूप में पढ़े रहते हैं, ठीक है ना, पढ़े रहते हैं, ये बताया है मैंने। कैसे गलत कर दिया। चलो भाई अगला सवाल आपसे पूछा है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या, परागकण कहां बनता है, तो मैंने बताया है बेटा परागकोश के अंदर बनता है। ये 1 नंबर में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। कुछ इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, परागकण की संरचना को नामांकित चित्र सहित समझाइए। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, गोल आकार का होता है सामान्यतः और 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। 2 परतें होती है, पहली होती है बाह्यचोल। परागकण की कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल बोलते हैं जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, उच्च ताप और अम्ल क्षार के लिए भी ये टिक जाती है, उसके साथ भी टिक जाती है। परागकण के बाह्यचोल में एक रंध्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। यह भी मैंने आपसे कहा था। परागकण जीवोष्मों की भांति सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। अंतःचोल क्या होता है, आंतरिक भित्ति होती है और पतली होती है और कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है। सेल्यूलोज पैक्टिन से बनी होती है। इसी के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और केंद्रक हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है हमें, केंद्रक इसके अंदर देखने को मिलता है। ये ओवरऑल हमारे पास में क्या थी बेटा, कहानी थी। हमारे आज के इस सेशन की क्या थी, बातें थी जो हमने क्या किए, डिस्कस किए, हमने समझिए। क्लियर है, इतनी बातें इतनी कहानी क्लियर हो गई है तो बेहतरीन सी बातें हैं। खुशी जी ने आंसर दिया था, और कौन है अपने पास में, एल्डर राडो, सिमरन जी, सुमित, अंजलि, काजल, भुवनेश, वृंदा, शशांक और स्नेहा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई मैंने सही बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई है सर, बहुत बढ़िया। आज की सेशन की जुबानी थी, ठीक है। हाँ तो ये आज की कहानी, आज के इस सेशन की हमारी जुबानी थी, ठीक है ना। कुछ डाउट्स हैं आपके, वो मैं देख लेता हूँ फटाफट से, क्या क्या डाउट्स निकल करके आ रहे हैं। सर शॉर्ट नोट्स अलग और लॉन्ग नोट्स अलग बनाएं। बेटा मैंने आपको सजेशन दे दिया, अब आपकी मतलब आपका फाइनल डिसीजन रहेगा कि आपको अलग अलग बनाना है या एक साथ बनाना है। मैंने आपको सजेशन दिया था कि शॉर्ट नोट्स की कॉपी अलग रखिए, लॉन्ग नोट्स की अलग रखिए। बेटा फायदा ये होगा, शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली बहुत सारे हो जाएंगे, वो शॉर्ट के फॉर्म में रहेंगे, लॉन्ग वाले अलग रहेंगे। शॉर्ट नोट्स कॉपी मैंने बता दिया था वो स्पाइरल वाली लेना, क्योंकि उसको बार बार जब पलटाते हैं ना तो पेज फटने लगते हैं, तो उसको फायदा रहेगा स्पाइरल वाली में, ठीक है। चलिए सर पॉलिंग ग्रेन की डेफिनेशन क्या होगी। बेटा इसमें स्पेशली कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बस यही हमें लिखना है इसकी कि परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। सर पर भाषा भी बता दीजिए जिसमें नोट्स बनाने में परेशानी सर पर भाषा भी, शिवम भाई एक बार फिर से पूछो, आपने क्या पूछा है। हिंदी का यूज करो लेकिन लिख इंग्लिश वर्ड्स भी। अच्छा ओके बेटा राजवीर,
पोल नहीं आया बेटा, नेटवर्क की वजह से कभी कभी नहीं आ सकता होगा, कमेंट में आप दे सकते हैं आंसर। श्रेया जी ने क्या पूछा था एक बार और। पॉलिंग ग्रेन के साथ में मैंने कहा था कि बाहर वाली भित्ति को बाह्यचोल बोलते हैं, और सबसे बाहरी परत होती है कांटे की जैसी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। अंदर वाली जो भित्ति होती है व्हाइट कलर की, ये सबसे अंदर वाली होती है, पतली होती है, चिकनी होती है और कंटिन्यूअसली होती है। पैक्टिन सेल्यूलोज से बनी हुई हमारे पास में ये होती है। जहां पर भी अनुपस्थित होगा कौन, स्पोरोपोलिनिन, उसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। चलो भैया, एनसीईआरटी से मैच होते हैं, थैंक्स सर, आप इतनी मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच पंकज भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज सर हेडिंग का तो इंग्लिश बताइए, कौन सी हेडिंग का, कौन सी हेडिंग का इंग्लिश बताना है, कौन सी हेडिंग का, पॉलिंग ग्रेन, परागकण, कौन सी हेडिंग का? उमा जी फिर से बताइए। परागकण ही नर युग्मक होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। परागकण ही नर युग्मक होता है, एक्चुअल में ये सही नहीं है। जब मैं आपको इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पर आपको पता चलेगा कि परागकण के अंदर युग्मक बन रहा है, नर युग्मक बन रहा है, ठीक है ना। ये आपको आगे जाकर के एक्चुअल में पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बोलता है कि परागकण ही नर युग्मक है तो उसकी बात को सुन लेना, ठीक है ना। बीजाणुद्भिद क्या होता है, बीजाणुद्भिद क्या होता है, बीजाणुद्भिद कहां पड़ा है, बीजाणुद्भिद जहां से बीजाणु बनता है उसको बोलते हैं बीजाणुद्भिद। सर जो अधिगम बेस 2025 वाला मैंने एक चैप्टर बायोलॉजी के नोट्स बनाए हैं, तो क्या मैं नोट्स फिर से बनाना जरूरी है? नहीं बेटा उपेंद्र जी, अधिगम में मैंने ही पढ़ाया था और वहां के नोट्स और यहाँ के नोट्स में आपको मैक्सिमम सिमिलरिटी ही देखने को मिलेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपने वहां से चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड है, सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छी बात है। पैक्टिन सेल्यूलोज क्या होता है बेटा, ये केमिकल होता है। जैसे हम ग्लूकोज खाते हैं, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे हम फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तो सुना होगा ना, वैसे ही प्लांट के अंदर होता है सेल्यूलोज होता है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलिंग ग्रेन क्या होता है बेटा, मैंने कहा, अभी तो कहा अरे मेरे लाडलो, ओ मेरे नालायको, प्यारे प्यारे लाडलो, देखो लघु बीजाणु ही आगे जाकर के क्या कहलाता है, परागकण। ये क्या है, एक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तो नर युग्मकोद्भिद कोशिका है, ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद हमारे पास में ये क्या है, कोशिका है, सेल है। क्लियर? चलिए भाई, पॉलिंग ग्रेन के बारे में हो गया, और क्या बताया, जनन छिद्र का क्या काम होता है आगे पढ़ेंगे बेटा। जनन छिद्र के बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर स्पोरोपोलिनिन वहां क्यों उपस्थित है, अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो आगे का टॉपिक है, मैं बताऊंगा। वहां से एक पॉलिन ट्यूब निकलती है, पराग नली का, वो आगे बताऊंगा। इंग्लिश वर्ड्स भी यूज कीजिए। ओके बेटा आराध्या जी, हेडिंग इंग्लिश बताइए प्लीज, कौन सी हेडिंग इंग्लिश बताऊं ये तो बताओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बाह्यचोल को बेटा, आदित्य में ये बाह्यचोल और अंतःचोल का इंग्लिश भी लिख देता, पर वो भाई, कौन से भाई था अपना एक, वो भाई नाराज हो रहा था ना, क्या नाम था अपने भाई का। इसको हम बोलते हैं बेटा एक्साइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम होता है एक्साइन, और इसका नाम होता है अपने पास में इंटाइन होता है, ठीक है ना, इंटाइन होता है। चलो कोई बात नहीं भाई, देखो एक चीज मैं बता दूं, जो मेरा तरीका है उसमें बेहतरीन तरीका ही है। मैं जो हिंदी और इंग्लिश लेकर के चल रहा हूं कॉम्बिनेशन, वो आपके आज के लिए नहीं, आपके आने वाले भविष्य के लिए भी बेहतरीन तरीका है। तो अगर, वैसे तो बेटा मुझे पता है कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड अगर सुन रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे या समझ में आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बट चूंकि अब एक आध बच्चे ने बोला है तो फिर भाई अब क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ओके मीनाक्षी जी, मैंने कहा तो अभी आप वो कर दीजिएगा, इसके बाद में लेक्चर के बाद में कमेंट मैं बता दूंगा, टीम से बात कर लूंगा। रानी जी बताइए तो सही, क्या पूछ रहे हैं आप? सर इंग्लिश भी पढ़ाओ, ओके। डेफिनेशन भी बता दीजिए जिससे नोट्स बनाने आसानी हो। अरे मेरे लाडलो, जो चीज मैं लिखता हुआ जा रहा हूं बस वही चीज लिखते हुए जाओ, नोट्स बनाने में कुछ भी नहीं करना। एक रत्ती भर भी तुम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, एक रत्ती भर भी एफर्ट नहीं डालना है। ये चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखो, और ये जो सवाल, ऐसे जो सवाल मैं करा देता हूं, ये सवाल आप लॉन्ग नोट्स के अंदर लिखो, कॉपी के मतलब क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी के अंदर लिखो। इसके बाद में आपको एक रत्ती भर भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद में और कुछ भी नहीं करना है, और कोई से नोट्स तुम लोगों को अपने तरफ से नहीं बनाना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बेटा अभिषेक, ठीक है ना। पीएचडी कैसे करें? पीएचडी बेटा 12th के बाद में भी बाद में होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में।
पोलिंग की लेयर को इंग्लिश में भी बता दीजिए। बता दिया, थैंक यू सो मच अनुष्का जी। पूरा सर पूरा डाउट है, पूरा फिर से देखिए लेक्चर। एक्सपी टोकन से क्या होता है, भविष्य में फायदा मिल सकता है। आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाइए सर, विकास कुमार को ब्लॉक कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज एक डाउट बताइए, ऑर्किड क्या होता है? ऑर्किड एक प्लांट होता है मेरे लाडलो, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एक प्लांट होता है, मैं बता देता हूँ, ऑर्किड प्लांट। देखो प्लांट बता देता हूं मैं, ऑर्किड, ऑर्किड, ऑर्किड हमारे पास में क्या होता है, ये प्लांट, ये रहा ऑर्किड प्लांट, ये रहा ऑर्किड प्लांट, ठीक है ना। ये ऐसे फूल देखे तुम लोगों ने, ये वाला जो प्लांट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्किड का प्लांट होता है, ये ऑर्किड, ऑर्किड का पौधा हमारे पास में। क्लियर, चलो ओके बच्चा। चलिए भाई, और क्या डाउट है? सारा डायग्राम बनाना है? हाँ जी बेटा, जो डायग्राम में बना रहा हूं वो बनाना है आपको, ठीक है ना। ओह हेलो बेटा निर्भय भाई, सर कल आपका क्लास है कि नहीं? नहीं कल नहीं है। एक डाउट बताइए, ऑर्किड बता दिया। नोटबुक स्कूल वाली चल जाएगी? हाँ जी चल जाएगी। लॉन्ग नोट्स भी बता रहा हूँ बेटा साथ साथ में। हेलो बेटा निर्भय, पोल क्वेश्चन प्रॉब्लम ओके सॉल्व करा दूंगा मैं। पोल की दिक्कत आ रही है तो मैं बता दे रहा हूँ तुरंत, और फिर भी नाम नहीं आता, ओके बेटा मैं बता दूंगा। पैक्टिन के बारे में बता दिया, केमिकल भाषा भी बता दीजिए जिससे नोट्स बनाने में परेशानी, ओके। बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाहाचोल को बता दिया है, ओके। डायरेक्ट नोट लिख रहे हैं, ओके ठीक है। ये उपहार क्या चीज होता है? उपहार कहाँ बताया मैंने, उपहार तो कहाँ बताया? चलिए, तो ये ओवरऑल हमारे पास में आज के इस सेशन की क्या थी, बातें थी। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। और ये लास्ट सेशन था जो वाईटी के ऊपर फ्री था, इसके बाद वाली सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर होगी, और फिर एप्लीकेशन वालों से जरा धुआं धुआं करके बातें होगी, फिर समझता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अभी तो क्या पूरी जनता के सामने था। फिर मिलो तुम लोग। चलिए तो बाय, ठीक है ना। आप जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि पटेल जी, शुक्रिया। टेंशन ना लो बेटा, अपन सुनते सबकी है, करते मन की है, और मन की करते हैं इन द सेंस जो आपके लिए बेस्ट होगा वही किया जाएगा। मतलब भाई जो तरीका है मेरा वो तरीका बेस्ट ही मैं रखूंगा, टेंशन मत लेना। आपके एफर्ट्स डालना, देखो ढूंढने को तो खामियां लोग मतलब ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। यूं तो खामियां लोग चांद में भी ढूंढ लेते हैं, तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। यस ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच बेटा मीनाक्षी जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, ओके। चलिए ओके 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 ओके, बाय 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 बाय, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल जी आप भी कमेंट कर दिया, जिससे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज में दिक्कत आ रही हो तो वो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना। हाँ बेटा मीनाक्षी आप वाईटी पर ही कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट, ओके चलो।